1 फरवरी 1959 को लगभग 2:30 बजे द्यातलोव समूह के 9 अनुभवी स्की हाइकिंग के सदस्यों ने अपने तंबू से अपने बिस्तर को चाकू से काटकर पूर्वी ढलानों पर खोलते हुए उरल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में खोलते हुए 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 खोलक इगोर डयाटलोव 23 वर्षीय विफल हाइकिंग ग्रुप के नेता 13 अप्रैल 1936 को सोवियत संघ के रूसी एसएफएसआर के शहर स्लोवस्क में जन्मे थे। उन्होंने अपने माता पिता के साथ बड़े हुए। पिता मिखाइल एक निर्माण अभियंता और माता अन्ना एक स्कूल शिक्षिका थीं। डयाटलोव के माता पिता ने उसे एक मजबूत साहसिक भावना से भर दिया, जिसने उसकी पास में माउंटेनियरिंग के लिए उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, जो वह एक जल्दी उम्र में विकसित किया था। वह एक उत्साही पाठक था और इंजीनियरिंग में उसकी गहरी रुचि के कारण उसे उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक स्थान मिल गया। इंस्टीट्यूट में डयाटलोव एक उत्कृष्ट छात्र बन गया, जिसने अपने इंजीनियरिंग कोर्स में शीर्ष ग्रेड प्राप्त किए। उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग छात्र के रूप में डयाटलोव का दैनिक जीवन मुख्य रूप से शैक्षिक और उसकी पास में माउंटेनियरिंग के इर्द गिर्द घूमता था। वह एक सक्रिय जीवन शैली का पालन करता था,
जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ विभिन्न हाइकिंग और स्कीइंग ट्रिप्स में भाग लेता था, जो अक्सर उसे नई यात्राओं की योजना बनाने के लिए प्रेरित करता था। दयाटलोव के दोस्तों ने उसे एक मित्रवत, बाहरी और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसके पास एक तेज विश्वास और जीवन के लिए एक संक्रामक उत्साह था। वे अक्सर उसकी कंपनी के लिए उसका सहारा लेते थे और उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आकर्षित होते थे। दयाटलोव का शैक्षिक रिकॉर्ड प्रभावशाली था और वह पहले से ही एक कुशल अभियंता के रूप में अपनी पहचान बना चुका था, जिसे उसके समकक्षों और प्रोफेसरों दोनों ने मान्यता दी थी। दयाटलोव की एक स्वाभाविक गुण था उसकी हार्दिकता, जो उसके प्रभावशाली प्रयासों के बावजूद थी। वह कभी भी अपने उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करता था और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। ग्रुप ने उसकी हंसी का आनंद लिया और उसकी कंपनी को हाइकिंग ट्रेल्स पर और ऑफ ट्रेल्स पर भी पसंद किया। उसकी हार्दिकता और जमीनी स्वभाव ने उसे एक अद्वितीय नेता और एक महान दोस्त बनाया। दयाटलोव का प्रकृति के प्रति प्यार और उसकी दुनिया को खोजने की इच्छा ने उसके साथी यात्रियों के साथ गहरा संबंध बनाया, जिससे उसे एक पसंदीदा और विश्वासपात्र नेता बनाया। ग्रुप के भीतर के संबंधों को आपसी विश्वास पर बनाया गया था, जिसमें दयाटलोव का नेतृत्व था। उसने अपने समकक्ष छात्रों के साथ गहरे संबंध बनाए, जिन्होंने उसकी पास में साहसिक और इंजीनियरिंग की जिज्ञासा साझा की। उसके दोस्तों और परिवार के साथ उसके संबंध मजबूत थे और वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ अपनी यात्राओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करता था। दयाटलोव के करीबी दोस्तों में ज़ीनाइडा कोलमोगोरोवा, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, लुडमिला डुबिनिना और निकोलाई थिबाउट-ब्रिचग्रिन शामिल थे। मिलकर वे एक कसकर बंधा हुआ समूह बन गया, जो उनकी साझा प्रेम माउंटेनियरिंग और खोज के लिए एकजुट था। विफल होने से पहले के महीनों को दयाटलोव के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ चिह्नित किया गया था। उसने उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपने दूसरे वर्ष को पूरा किया था और उसे अपने जीवन को समाप्त करने वाली कठिन हाइकिंग यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था। दयाटलोव ने हमेशा साहसिक के प्रति आकर्षित रहा, लेकिन यह विशेष यात्रा अलग थी। यह उसके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। ग्रुप अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन उनके गंतव्य स्थान की दूरी और कठोर मौसम की स्थिति ने यात्रा को एक जटिलता जोड़ दी। जब निर्गमन तिथि के पास आया, तो दयाटलोव की उत्साह और उत्सुकता बढ़ गई। विफल होने से पहले के दिनों में विफल होने के पहले चेतावनी संकेत दिखने लगे थे। 1 फरवरी 1959 को उराल पर्वत के उत्तरी ढलान पर एक समूह के 9 अनुभवी स्की हाइकिंग के नेतृत्व में इगोर दयाटलोव ने खोलत साइखल पर्वत के पूर्वी ढलान पर अपना शिविर स्थापित किया था। मौसम बहुत कठिन था, भारी बर्फबारी, मजबूत हवाएं और तापमान -40 डिग्री सी, -40 डिग्री एफ तक पहुंच गया था। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण ने समूह पर पहले ही अपना प्रभाव डाला था, लेकिन उन्होंने अभी भी इस जोखिम भरे भूमि को चुना था। समूह को जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास था और इस अनुभव के लिए तैयार थे। उनकी ट्रेकिंग की यात्रा अभी शुरू हुई थी और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या होगा। इगोर दयाटलोव और उनकी टीम ने सभी उराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र थे और यह यात्रा बस एक ट्रेक थी, यह ये युवा खोजकर्ताओं के लिए एक जीवनकाल की यात्रा थी। उन्होंने इस यात्रा के लिए सप्ताहों से तैयारी की थी, नक्शों का अध्ययन किया और अपने मार्ग की योजना बनाई थी। समूह अनुभवी हाइकिंग का बना था, जिन्होंने इससे पहले भी इसी तरह के चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस बार उन्होंने उच्चतम कठिनाई स्तर का चुना था। जब वे अपना शिविर स्थापित कर रहे थे, तो वे उराल पर्वत की ढलान पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित थे।
उनकी आत्माओं ऊंची थीं और उन्हें इस यात्रा को एक सफल बनाने का इरादा था। उस दिन की घटनाएं कुछ भी नहीं थीं कि दुर्भाग्यपूर्ण थीं, और जो हुआ उसके बारे में प्रश्न हमें आज भी परेशान करते हैं। समूह ने रात के लिए आराम किया था, लेकिन कुछ भी असामान्य लग रहा था और उन्हें अपने टेंट से निकलने के लिए चाकू का उपयोग करना पड़ा। भय पूरी तरह से महसूस हुआ जब वे शिविर से भाग गए, बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए खराब कपड़े पहने हुए। समूह ने आश्रय नहीं ढूंढ पाया और जल्द ही उन्हें बर्फ की ठंड और अंधेरे ने परेशान कर दिया। अगले दिन समूह के शव पार्वती की ढलान पर फैले हुए पाए गए। इस घटना की घोरता को समझना लगभग असंभव है। एक शिकारी को एक बड़ा सिर का चोट लगा था, दो को गंभीर सीना का चोट लगा था और एक को छोटी सी सिर का फ्रैक्चर था। लेकिन उनके चेहरे की चोटें, जो आपको शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ कर देंगी। दो शवों की आंखें गायब थीं, एक की जीभ गायब थी और एक की भौहें गायब थीं। यह एक ग्राफिक याद दिलाता है कि उस रात क्या हुआ था। यह चोटें मुझे परेशान करती हैं और मुझे लगता है कि आपको भी परेशान करेंगी। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में होते जो पहला व्यक्ति होता जो इस भयानक दृश्य पर आता है, जिसका वजन आपको तोड़ देता है? उस दृश्य को देखने वाले पहले प्रतिक्रियकों को एक ऐसा दृश्य मिला जो किसी को भी कभी नहीं मिलना चाहिए। घटना की पूरी व्यापकता केवल तभी समझ में आई जब जांच टीम ने दृश्य को ध्यान से देखा और घटना के उस दिन के घटनाक्रम को धीरे धीरे जोड़ा। यह जांच करने के लिए बहुत समय, प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता थी। इगोर डियाटलोव और उनकी टीम के साथी ने सभी उराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र थे और यह यात्रा बस एक ट्रेक थी। यह ये युवा खोजकर्ताओं के लिए एक जीवनकाल की यात्रा थी। उन्होंने इस यात्रा के लिए सप्ताहों से तैयारी की थी, नक्शों का अध्ययन किया और अपने मार्ग की योजना बनाई थी। समूह अनुभवी हाइकिंग का बना था जिन्होंने इससे पहले भी इसी तरह के चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस बार उन्होंने उच्चतम कठिनाई स्तर का चुना था। जब वे अपना शिविर स्थापित कर रहे थे, तो वे उराल पर्वत की ढलान पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित थे। उनकी आत्माओं ऊंची थीं और उन्हें इस यात्रा को एक सफल बनाने का इरादा था। उस दिन की घटनाएं कुछ भी नहीं थीं कि दुर्भाग्य। फरवरी 1959 में डियातलोव पास घटना की खबर स्थानीय अधिकारियों तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत एक टीम को क्षेत्र में भेजा जो जांच करने के लिए। टीम ने समूह की छोड़ी गई टेंट के साथ साथ शिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति का पता लगाया, जिसमें एक कैमरा शामिल था, जो बाद में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया। उन्होंने पाया कि 6 समूह के सदस्य हाइपोथर्मिया से मर गए थे, जबकि शेष 3 को गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं। स्थानीय टीम ने शव इकट्ठा किए और बाद में उन्हें पास के शहर सेवर्डलोव्स्क के लिए भेजा गया, जहां आगे की जांच की गई। जांच शुरू हुई, जिसमें शारीरिक साक्ष्य और स्थानीय समुदाय से गवाहों के बयानों का संग्रह शामिल था। जांचकर्ताओं ने टेंट के माध्यम से खोज की, जिसमें समूह ने अपने ब्लेड से अपने आप को काटने का संकेत दिया, जो कि पैनिक की भावना का संकेत देता है। सबसे दिलचस्प साक्ष्य था कैमरा, जो छोड़ दिया गया था और जिसमें समूह के द्वारा ली गई अंतिम तस्वीरें शामिल थीं। इन तस्वीरों ने पर्वत पर कठोर बर्फ के तूफान की स्थिति को दिखाया, जिसमें मजबूत हवाएं और निम्न तापमान शामिल थे।